हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मनवीर सिंह। आज अपने लिमिटेशन एक्ट की रिवीजन करने वाले हैं, तो प्लीज़ अपना बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए। लिमिटेशन एक्ट की फुल रिवीजन बेयर एक्ट की। सो फर्स्ट अपने देखने वाले हैं सेक्शंस की अरेंजमेंट कैसे है। तो इट हैज़ बेसिकली 5 पार्ट्स, और जो सेक्शन की अरेंजमेंट है वो सेक्शन 1 टाइटल प्रोवाइड करता है। सेक्शन 2 इज़ डेफिनेशन, जो जनरली सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन प्रोवाइड्स करते हैं। तो सेक्शन 3 है ना, बार ऑफ लिमिटेशन, ये मेन सेक्शन है यहाँ का, और यही बार ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइड करता है। जो सेक्शन 4 से लेके 11 तक हैं, दीज प्रोवाइड द एक्सेप्शंस, जो कि अपने आगे करने वाले हैं। और जो पार्ट 3 है, इट प्रोवाइड्स कंप्यूटेशन फॉर पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये 12 से लेके 24 तक एक्सक्लूजन्स प्रोवाइड करता है, कब कब एक्सक्लूड होगा पीरियड। फिर अपने करेंगे सेक्शन 27 एक्सटिंग्विश ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। देन इज़ योर सेविंग क्लॉज 29 में, और 31 में पेंडिंग सूट्स पे लिमिटेशन एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा। सो दिस अब पीटी पर्पस से अपने ये क्लास कर रहे हैं और इसमें रिवीजन हो रहा है, तो अपने पीटी के क्वेश्चन ज़्यादा डील करेंगे। तो इट हैज़ वन, इस एक्ट में एक शेड्यूल है जिसके थ्री डिवीजन्स हैं, और दिस एक्ट इज़ बेस्ड ऑन द थर्ड रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कौन सी रिपोर्ट पे बेस्ड है? थर्ड रिपोर्ट पे बेस्ड है ये। नाउ द एसेंट ऑफ द प्रेजिडेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 5 अक्टूबर 1963। 5 अक्टूबर 1963 को एसेंट मिल गया था, एंड इट वॉज ब्रॉट इनटू इफेक्ट ऑन 1 1964। नए साल पे इसे इफेक्ट में लाया गया था। तो प्लीज़ डू रिमेंबर दीज डेट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कब से ये इफेक्ट में लाए गए और प्रेजिडेंट से एसेंट कब मिली थी। सो इट इज़ एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। एक्ट टू कंसोलिडेट मतलब जो भी ये टॉपिक डील करेगा उसे ये एग्जॉस्टिवली डील करता होगा। लिमिटेशन फॉर सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स। सो लिमिटेशन एक्ट किस पे लगता है? सूट्स पे भी लगता है और अदर प्रोसीडिंग्स पे भी लगता है। तो पार्ट 1 सेक्शन 1, दिस एक्ट में बी कॉल्ड लिमिटेशन एक्ट 1963। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। तो एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। पहले ये जम्मू कश्मीर पे नहीं लगता था, अब ये एक्ट जम्मू कश्मीर पे भी लगता है। और कब से ये इफेक्ट में आया ये अमेंडमेंट? 31 अक्टूबर 2019, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेज एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डेट दिया, अपने ऊपर पढ़ा था 1 1964। तो इस दिन ये इफेक्ट में लिमिटेशन एक्ट आया था। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, JNK पे भी लगता है, और कब से लगता है? 31 अक्टूबर 2019 से। अब सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी एक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में होता है उसका डेफिनेशन क्लॉज, जिसमें पीटी से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो डेफिनेशन क्लॉज से पूछे जाते हैं। अब एक क्लॉज में डेफिनेशन इज ऑफ एप्लीकेंट। अब एप्लीकेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है? पिटिशनर भी इंक्लूडेड है। एनी पर्सन फ्रॉम हुम और थ्रू हुम एन एप्लीकेंट ड्राइव्स हिज राइट टू अप्लाई, और एनी पर्सन हुज एस्टेट इज रिप्रेजेंटेड। अब क्लॉज बी डील करता है एप्लीकेशन में क्या इंक्लूडेड है? पिटीशन इंक्लूडेड है। वेयर एवर द वर्ड एप्लीकेशन इज रिटन इट मीन्स इट इंक्लूड्स अ पिटीशन। अब क्लॉज सी कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स हुंडी एंड चेक, दोनों इंक्लूडेड हैं। अब क्लॉज ई है डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट क्या है? एनी पर्सन फ्रॉम हुम और थ्रू हुम अ डिफेंडेंट ड्राइव्स हिज लाइबिलिटी टू बी सूड। एनी पर्सन हुज एस्टेट इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है। अब क्लॉज ई में डिफेंडेंट है और क्लॉज आई में प्लेंटिफ की डेफिनेशन है, तो दोनों सेम ही है। एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम अ प्लेंटिफ ड्राइव्स हिज टाइटल टू सू, और यहाँ पे था डिफेंडेंट में था लाइबिलिटी टू बी सूड। एनी पर्सन हुज एस्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेंटिफ। तो ई क्लॉज में डिफेंडेंट की डेफिनेशन है, आई में प्लेंटिफ के है। प्लीज़ ये याद रखिएगा कब कौन सी डेफिनेशन कहाँ है। 2H गुड फेथ। अब व्हाट इज गुड फेथ? नथिंग शैल बी डीम टू बी डन इन गुड फेथ विच इज़ नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। जो भी काम ड्यू केयर और अटेंशन से किया गया है उसे गुड फेथ कहा जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है 2J में। अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है? पीरियड प्रेस्क्राइब किया गया है, जो किसके द्वारा? प्रेस्क्राइब्ड बाय शेड्यूल। एंड सेकंड इज प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, PP। अब प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड। अब पीरियड कंप्यूटेड।
जो कैलकुलेशंस के बाद निकाला गया है वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है, और जो सिंपली शेड्यूल प्रोवाइड करता है उसको पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहते हैं, और जैसे ही पीरियड ऑफ लिमिटेशन को अपने कैलकुलेट करते हैं, उसमें एक्सेप्शंस और एक्सक्लूजन्स को डील करते हैं, तो वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बन जाता है। Next is promissory note. Promissory note means any instrument whereby the maker engages absolutely, the word is absolutely, to pay a specified sum. The word is absolutely specified sum of money to another at a time therein limited or on demand or at sight. तो ये प्लीज़ आप पीटी के लिए इनको आप थॉरोली रीड कीजिए। अब सूट में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन और जो अपील है वो सूट में इंक्लूडेड फॉर द पर्पसेज ऑफ लिमिटेशन एक्ट नहीं है। अब टॉर्ट क्या है, टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग, एक सिविल रॉन्ग है विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब टॉर्ट क्या है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या क्या थी एप्लीकेंट की, एप्लीकेंट इंक्लूड्स पिटिशनर और दो, फिर थी डिफेंडेंट की, फिर थी योर गुड फेथ, देन योर प्लेंटिफ, और 2J में पीरियड ऑफ लिमिटेशन, देन योर 2L सूट डज नॉट इंक्लूड, देन 2M टॉर्ट की। तो अब पार्ट सेकंड ऑपरेटिव पार्ट लिमिटेशन का स्टार्ट होता है। तो सेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो यही सेक्शन 3 है लिमिटेशन का, जो बार ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइड करता है। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24। तो जो सेक्शन 3 है इट इज़ सब्जेक्ट टू सेक्शन 4 से लेके 24। सो सेक्शन 4 से लेके 24 कंट्रोल करते हैं सेक्शन 3 को। सो सेक्शन 3 इज सब्जेक्ट टू सेक्शंस 4 से लेके 24 तक, वो आगे अपने पढ़ने वाले हैं। तो मेन प्रोविजन क्या है, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, हर सूट इंस्टीट्यूटेड, एवरी अपील प्रेफर्ड और एन एप्लीकेशन मेड, अ वर्ड इज आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। हर सूट अपील एप्लीकेशन जो कि प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद किया गया है शैल बी डिसमिस्ड, तो मैंडेटरी है उसे डिसमिस करना। तो क्या लॉ सेक्शन 3 क्या बताता है, हर सूट अपील एप्लीकेशन जो कि फाइल की गई है विच हैज़ बिन मेड और फाइल्ड और इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड, प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद शैल बी डिसमिस्ड, उसे डिसमिस किया जाएगा, मैंडेटरी है। ऑल्दो लिमिटेशन हैज़ नॉट बीन सेटअप एज अ डिफेंस, भले ही लिमिटेशन डिफेंडेंट ने बार ऑफ लिमिटेशन का डिफेंस नहीं भी लिया तो कोर्ट की ड्यूटी है उसे देखना होगा। तो सेक्शन 3 को प्लीज़ समझ लीजिए, कोई भी सूट अपील एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद उसका डिसमिसल होगा। सेक्शन 3 क्लॉज 1 ये स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है, अगर आप लिमिटेशन पीरियड के बाद फाइल करोगे तो वो डिसमिस हो गया। कोई भी सूट अपील और एप्लीकेशन, सेक्शन तीनों से डील करता है, सूट से भी। हेयर इज योर द वर्ड सूट, अपील एंड एप्लीकेशन, ऑलराइट। तो सेक्शन 3 प्लीज़ याद रख लीजिए आप। अब क्लॉज 2 बताता है भी सूट का इंस्टीट्यूशन कब माना जाएगा। क्लॉज 2A प्रोवाइड करता है भी सूट का इंस्टीट्यूशन कब माना जाएगा। अब एक ऑर्डिनरी केस में जब प्लेंट इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर, प्लेंट इज़ प्रेजेंटेड, जैसे ही आपने प्लेंट प्रेजेंट किया प्रॉपर ऑफिसर के पास तो सूट इंस्टीट्यूट मतलब सूट हो गया माना जाएगा। इन केस ऑफ पॉपर, इंडिजेंट मतलब समवन हु इज़ नॉट एबल टू पे द फीस ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट की फीस नहीं पे कर सकता, उसके केस में सूट इंस्टीट्यूट कब माना जाएगा, व्हेन द एप्लीकेशन फॉर द लीव टू सू एज अ पॉपर इज मेड, जब उसने एप्लीकेशन फाइल की फॉर लीव टू सू, मुझे परमिशन दी जाए टू सू एज अ पॉपर। अब इसका क्लॉज B कहता है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के केस में सूट का इंस्टीट्यूशन कब माना जाएगा। एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट। तो ये पीटी में काफ़ी पूछ लिया जाता है, तो आंसर इज शैल बी ट्रीटेड एज अ, कोई भी क्लेम बाय सेट ऑफ से या काउंटर क्लेम से वो एक सेपरेट सूट है। एंड शैल बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन केस ऑफ अ सेट ऑफ, तो सेट ऑफ के केस में ऑन द सेम डेट इन विच द सूट इन विच सेट ऑफ इज प्लीडेड। तो सेट ऑफ के केस में जिस दिन ओरिजिनल सूट फाइल हुआ था तो उसी दिन से डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सेट ऑफ सूट का भी माना जाएगा। एंड इन केस ऑफ काउंटर क्लेम, तो काउंटर क्लेम में सेम रूल अप्लाई नहीं होता, ऑन द डेट विच द काउंटर क्लेम इज़ मेड। तो ओरिजिनल सूट फाइल हुआ, आपने काउंटर क्लेम फाइल किया, तो सूट ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर काउंटर क्लेम कब है, व्हेन काउंटर क्लेम इज़ मेड इन द कोर्ट।
बट सेट ऑफ के केस में क्या है, वो पीछे रिलेट बैक करता है। सेट ऑफ के केस में क्या होता है, जिस दिन आपने सूट फाइल किया था ओरिजिनल, सेट ऑफ भी उसी दिन माना जाता है। द वर्ड इज ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। अब सेक्शन 4 क्या बताता है, सपोजिटली जिस दिन आपका प्रिस्क्राइब पीरियड ख़त्म हो रहा था उसी दिन कोर्ट क्लोज था, तो आप ऑब्वियसली ये सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर पाओगे। तो उस केस में क्या होगा, सेक्शन 4 उस चीज़ को डील करता है। वेयर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर ऑन अ डेट व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड, कोर्ट बंद है और उसी दिन आपका प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो रहा है। द सूट अपील और एप्लीकेशन मे बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन्स। तो 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, अगर कोर्ट क्लोज्ड है तो आप उस दिन फाइल कर सकते हो जिस दिन कोर्ट रीओपन होता है दोबारा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन कहती है A court shall be deemed to close on any day if within the meaning of this section, if during any part of its normal working days it remains closed on that day। अगर जरूरी नहीं है इस सेक्शन के लिए उस दिन कोर्ट थ्रू आउट द डे क्लोज होना चाहिए, नॉर्मल वर्किंग आवर्स में सपोजिटली वो 30 मिनट्स के भी क्लोज रहा तो वो उस दिन सारे दिन के लिए क्लोज्ड माना जाएगा। जिस एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 4 बताती है। अब सेक्शन 5 कहता है अगर आपके पास सफिशेंट कॉज है, अभी आप टाइमली नहीं फाइल कर पाए, तो कोर्ट आपकी एप्लीकेशन या अपील अलाउ कर सकता है, पर सूट नहीं अलाउ कर सकता। एनी अपील और एप्लीकेशन, तो सेक्शन 5 किस पे लगता है, प्लीज़ ये देखिए आप, एप्लीकेशन पे और अपील पे, और किस पे नहीं अप्लाई करता, वो है सूट पे और ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन पे। ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन क्या होती है, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन पे। एनी अपील और एप्लीकेशन अदर देन एप्लीकेशन अंडर प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा जाता है सेक्शन 5 से, ये किस पे लगता है और किस पे नहीं लगता। तो सेक्शन 5 बेसिकली अप्लाइज टू एप्लीकेशन एंड अपील एंड डज नॉट अप्लाई टू सूट एंड ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन पे। एनी अपील और एप्लीकेशन मे बी एडमिटेड, तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इफ़ द एप्लीकेंट और अपेलेंट सेटिस्फाई द कोर्ट दैट ही हैड अ सफिशिएंट कॉज। तो उसके पास सफिशिएंट कॉज था फॉर नॉट प्रेफरिंग द अपील और एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड। तो सेक्शन 5 क्या कहता है, अगर आप अपील और एप्लीकेशन विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड नहीं फाइल कर पाए किसी कारण से, और वो कारण एक सफिशिएंट कॉज है, कोर्ट को वो ठीक लगता है, तो कोर्ट उसे एडमिट कर सकता है उस अपील या एप्लीकेशन को। सूट पे क्यों नहीं अप्लाई करता है, इसका रीज़न है सूट्स और एग्जीक्यूशन के केसेस में जो टाइम पीरियड होता है वो लंबा दिया जाता है फाइलिंग के लिए, और अपील और एप्लीकेशन में वो कम होता है। तो अगर सफिशिएंट कॉज के कारण आप किसी कारण से आप नहीं कर पाए और वो कारण सफिशिएंट है, भी ठीक लग रहा है कोर्ट को भी, दिस कुड बी द रीज़न फॉर डिले, तो कोर्ट अलाउ कर सकता है। अब सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट लीगल डिसेबिलिटी। सपोजिटली जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तो द पार्टी वॉज अ माइनर और इडियट या इंसेन थी, तो उस केस में क्या होगा, आप जो प्लेंटिव था वो लीगली डिसेबल था, तो उस केस में क्या होगा। सेक्शन 6 इस सिचुएशन को डील करता है। वेयर अ पर्सन एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर अ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। तो अब जो ये सेक्शन 6 है ना, ये जस्ट सेक्शन 5 तो लगता था, सूट पे नहीं लगता था, ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन पे नहीं लगता था। जो सेक्शन 6 है ये लगता ही सूट पे और ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन पे, जस्ट अपोजिट टू सेक्शन 5। ऑल राइट। वेयर अ पर्सन एंटाइटल्ड to institute a suit or make an application for execution of a decree at the time from which the prescribed period is to be reckoned is a minor, या तो वो minor है या वो insane है या वो एक he is an idiot, he may institute the suit or make an application within same period after the disability has ceased। जब उसकी disability cease मतलब ओवर ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद उसे सेम पीरियड मिलेगा। अब सपोजिटली कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और प्लेंटिफ उस टाइम आपके पास एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और आप उस टाइम माइनर हो, तो जब भी आप मेजर होगे, डिसेबिलिटी सीज कब होगी, जब आप मेजर हो जाओगे, तो मेजर होने पे आपको सेम पीरियड मिलेगा आफ्टर द डिसेबिलिटी जो सीज हो गई है। अब क्लॉज 2 डील करता है जहाँ पे आपके पास 2 डिसेबिलिटीज़ थी, तो उस केस में क्या होगा, टाइम तभी रन करना लगेगा
जब दोनों डिसेबिलिटीज सीज हो जाएंगी। सपोजली एक प्लेंटिफ माइनर भी है और इंसेन भी है, वो मेजर तो हो गया पर अभी भी वो इंसेन है, तो जब वो इंसैनिटी से बाहर आएगा तब से उसे सेम पीरियड मिलेगा, जब से मतलब बोथ डिसेबिलिटीज सीज हो जाएंगी। तो क्लॉज 2 इसी से डील करता है। अब सपोजिटली जो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, सपोजिटली क्लॉज 3 डील करता है जहाँ पे आपकी डिसेबिलिटी सीज अप टू द डेथ ऑफ द पर्सन। प्लेंटिफ का एक कॉज ऑफ एक्शन अराउज हुआ और उसकी जो डिसेबिलिटी है वो अप टू हिज डेथ कंटिन्यू हुई, तो एलआर को भी सेम टाइम मिलेगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे पूछा जाता है पीटी में। फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन माइनर इंक्लूड्स अ चाइल्ड इन द वोम, तो ये याद रखिएगा प्लीज़। अब सेक्शन 7 डील करता है जहाँ पे सेवरल पर्सनस आर जॉइंटली एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट, कई लोग मिलके केस कर सकते हैं और उन लोगों में से एक या एक से ज़्यादा लोग डिसेबल्ड हैं, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस को देखते हैं अपने। वेयर वन ऑफ द सेवरल persons jointly entitled to institute a suit or make an application of for execution, तो जहाँ पे one of the several persons jointly entitled to institute काफ़ी लोगों में से एक लोग जो कि jointly entitled हैं सूट करने के लिए is under disability and a discharge can be given without the concurrence of such person, and discharge होता है डिफेंडेंट को उसकी लाइबिलिटी से फ्री करना, और डिफेंडेंट को उसकी लाइबिलिटी से फ्री किया जा सकता है, तो टाइम विल रन अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। जहाँ पे डिस्चार्ज दिया जा सकता है तो टाइम विल रन सभी के खिलाफ, और जहाँ पे डिस्चार्ज नहीं दिया जा सकता तो टाइम विल नॉट रन अगेंस्ट एनी ऑफ देम। बट वेयर नो डिस्चार्ज कैन बी गिवन टाइम विल नॉट रन अगेंस्ट एनी ऑफ देम। तो अगर डिस्चार्ज नहीं दिया जा सकता तो टाइम विल नॉट रन। कब तक रन नहीं करेगा? जब तक डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती या कॉन्करेंस देने की पावर नहीं, डिस्चार्ज देने की पावर नहीं आ जाती। नाउ सेक्शन 8 स्पेशल एक्सेप्शंस। नथिंग इन सेक्शन 6 और सेक्शन 7, तो दिस सेक्शन 8 कंट्रोल्स सेक्शन 6 और 7। अप्लाइज टू अ सूट टू एनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन, तो सेक्शन जो 6 हैं और 7 हैं ये प्रीएम्पशन सूट पे नहीं लगेंगे। तो ये पीटी के लिए याद रख लीजिए, जो सेक्शन 6 है और 7 है ये प्रीएम्पशन सूट्स पे नहीं लगेंगे। और शैल बी डीम्ड टू एक्सटेंड फॉर मोर देन 3 years फ्रॉम द सेसेशन ऑफ द डिसेबिलिटी और डेथ ऑफ द पर्सन। और सेक्शन 6 और 7 में ये सेक्शन 8 में बताया जाता है जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ना, वो मैक्सिमम 6 और 7 सेक्शन है वो 3 years तक मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड नहीं कर सकते। तो द वर्ड इज 3 years तक एक्सटेंशन सेक्शन 6 और 7 में मिल सकती है। अब सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट अ सिचुएशन जहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन करने लग गया और बीच में आपका एक्सीडेंट हो जाता है, सपोजली प्लेंटिफ के चोट लग जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो जिस टाइम वो हॉस्पिटलाइज था क्या उस टाइम जो रनिंग ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है वो स्टॉप होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज़ नो। किसी सिचुएशन में पीरियड ऑफ लिमिटेशन या पीरियड कभी भी रन होना बंद नहीं होता। वेयर वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन, जहाँ पे एक बार टाइम हैज़ बिगन टू रन, एक बार समय पीरियड ऑफ लिमिटेशन की कंपटीशन एक बार शुरू हो गई है। नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी अपनों ने पढ़ी थी क्या थी? आप माइनर, इंसेन और इडियट हो। और इनएबिलिटी क्या आप कोमा, एक्सीडेंट, एनीथिंग लाइक दिस। वेयर टाइम वंस टाइम हैज़ रन बिगिन टू रन नो सब्सिक्वेंट, बाद की कोई भी डिसेबिलिटी या इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और एप्लीकेशन स्टॉप्स इट। तो एक बार टाइम जब रन करने लग गया नथिंग स्टॉप्स इट। अब इसकी एक ही एक्सेप्शंस है, उसको काफ़ी ब्रीफ में बता देता हूँ। सपोजली एक क्रेडिटर और डेटर थे और क्रेडिटर की डेथ हो जाती है और क्रेडिटर की डेथ पे जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो सारा डेटर को मिल जाता है। तो जितने भी पीरियड के लिए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेटर के पास रहता है वो पीरियड सिर्फ सस्पेंडेड रहेगा, प्रोवाइडेड दैट वेयर द लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द एस्टेट ऑफ अ क्रेडिटर हैव बीन ग्रांटेड, किसे मिल गया है? डेटर के लिए। द रनिंग ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू रिकवर द डेट शैल बी सस्पेंडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। उतनी देर जितनी देर एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहेगा उतनी देर वो सस्पेंड रहेगा। अब सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट ट्रस्ट। नो सूट
against a person in whom property has been vested in a trust for any specific purpose. So the word is any specific purpose, or his LRs or assigns, not for a valuable consideration. For the purpose of following in his hands or their hands such property or proceeds thereof or the account shall be barred by any length of. So if the property has been vested in a person for any specific purpose, so it should not be barred by any length of time. नाउ पार्ट 3 कॉम्पिटिशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो सेक्शन 12 से लेके 24 तक एक्सक्लूजन्स हैं, तो अब अपने ये डील करने वाले हैं। तो क्लॉज 1 कहता है जिस दिन से पीरियड ऑफ लिमिटेशन की कैलकुलेशन स्टार्ट होगी उस दिन को एक्सक्लूड किया जाएगा। जिस दिन से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे ना उस दिन को एक्सक्लूड किया जाएगा। In computing the period of limitation for any suit, appeal or application, the day from which such period is to be reckoned. Reckoned का मतलब होता है कैलकुलेशन स्टार्ट करना। The day from which such period is to be reckoned shall be excluded. तो मैंडेटरी है। तो जिस दिन से काउंटिंग स्टार्ट होगी उस दिन को एक्सक्लूड किया जाता है। सपोजली आपका 31 मार्च को कैलकुलेशन स्टार्ट होती है तो 31 मार्च को एक्सक्लूड किया जाएगा। डायरेक्टली आइए क्लॉज 3 पे। दिस टॉक्स अबाउट जजमेंट। जहाँ पे एक डिक्री ऑर्डर के खिलाफ अपील किया जाना है या उसका रिवीजन या रिव्यू किया जाना है, द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द जजमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। आपको जजमेंट की कॉपी लेनी है और उसके लिए आपने अप्लाई किया है, तो दैट जितने देर में वो जितनी देर में जजमेंट की कॉपी की जितनी देर में जजमेंट की कॉपी बनती है तो वो टाइम एक्सक्लूड होगा। और सेम क्लॉज 2 डील करता है। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है फॉर अ कॉपी ऑफ डिक्री की कॉपी लेने के लिए, तो जितने टाइम में कॉपी बनती है वो टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील, नीचे देख लीजिए प्लीज, फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री, सेंटेंस और ऑर्डर शैल बी एक्सक्लूडेड। और क्लॉज 4 डील करता है अवार्ड से। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड, द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द अवार्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। तो क्लॉज 1 क्या कहता है? जिस दिन से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी शैल बी एक्सक्लूडेड। क्लॉज 2 कहता है अगर आप कॉपी ऑफ डिक्री ले रहे हो और जितना टाइम बनने में लगता है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। थर्ड कहता है अगर आप कॉपी ऑफ जजमेंट ले रहे हो और जितना टाइम उसे बनने में लगेगा वो एक्सक्लूड करना चाहिए। फोर्थ क्लॉज कहता है जहाँ पे आपने एप्लीकेशन फाइल की है टू सेट असाइड एन अवार्ड और जो आपको टाइम लग रहा है कॉपी ऑफ अवार्ड लेने में, दैट शैल बी एक्सक्लूडेड। तो ये मैंडेटरी प्रोविजंस है। द वर्ड इज शैल, तो आप याद रखिए शैल, चारों में ही शैल है। अब 13 सेक्शन किस चीज़ से डील करता है? सपोजली पॉपर आपको बताया था इज़ अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे फीस ऑफ द कोर्ट। तो वो एक एप्लीकेशन फाइल करता है भाई आई शुड बी अलाउड टू इंस्टीट्यूट अ सूट विदाउट फाइलिंग फीस। तो कोर्ट उसे परमिशन दे देता है कई केसेस में, अगर उसे उसकी एप्लीकेशन जेन्युइन लगती है। तो सेक्शन 13 डील करता है जहाँ पे वो एप्लीकेशन फाइल करता है कि मुझे पॉपर के तरह सूट करने के लिए परमिशन दे दीजिए, और उसकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो सेक्शन 13 वहीं लगता है जहाँ पे उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। तो प्लीज़ पढ़िए। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट अपील वेयर एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर हैज़ बीन मेड एंड रिजेक्टेड। तो आपने एप्लीकेशन लगाई और आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। तो उस केस में सेक्शन 13 लगेगा। तो उस केस में क्या बताया जाता है? द टाइम ड्यूरिंग विच एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ हिज एप्लीकेशन फॉर सच लीव शैल बी एक्सक्लूडेड। तो जो टाइम जब से आपने एप्लीकेशन प्रोसिक्यूट की वो टाइम एक्सक्लूड होगा। जैसे आपने एप्लीकेशन फाइल की और उसे एप्लीकेशन को डिसाइड होने में इट टुक 2 मंथ्स, तो वो 2 मंथ्स का आपको एक्सक्लूजन मिलेगा। तो द वर्ड इज द टाइम ड्यूरिंग विच एप्लीकेंट हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ शैल बी एक्सक्लूडेड। रिक्वायरमेंट्स क्या है? यू हैव बीन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ। अब गुड फेथ कहाँ है? 2H में, विच इज़ डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। अब सेक्शन 14 किस चीज़ से डील करता है? जहाँ पे आप प्लेंटिफ अपना सूट प्रोसिक्यूट कर रहा था और कोर्ट उस सूट को क्या कहते हैं वॉज अनेबल टू एंटरटेन ड्यू टू अ डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। अब कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी और आप अपना सूट वहाँ कंटिन्यू कर रहे थे और आप ये सारा काम डिलीजेंटली कर रहे थे, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। तो क्लॉज 1 किस पे लगता है? सूट पे। क्लॉज 2 किस पे लगता है? एप्लीकेशन से। बिल्कुल सेम है दोनों
क्लॉजेस। तो क्लॉज पढ़ते हैं, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट। तो क्लॉज 1 किस पे लगता है? सूट पे। द टाइम ड्यूरिंग विच प्लेंटिफ हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलीजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग, वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, या अपील में या रिवीजन में, भले वो फर्स्ट इंस्टेंस पे था, अपील में था या रिवीजन में था, अगेंस्ट अ डिफेंडेंट शैल बी इंक्लूडेड। शैल बी इंक्लूडेड, जहाँ पे आपने एक सूट फाइल किया और कोर्ट कहता है वी आर अनेबल टू एंटरटेन ड्यू टू अ डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है या कोई टेक्निकल नेचर के कारण, तो उस केस में जो टाइम ड्यूरेशन जब आप सूट कंटिन्यू कर रहे थे वो एक्सक्लूड किया जाता है। और जो क्लॉज 1 है वो सूट पे लगता है, जो क्लॉज 2 है वो एक एप्लीकेशन पे लगता है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन, बाकी क्लॉज बिल्कुल सेम है। अब सेक्शन 15 किस चीज़ से डील करता है? प्लीज़ एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, सेक्शन लिमिटेशन एक्ट में ये आप काफ़ी हद तक याद रखना पड़ता है कहाँ पे मे शब्द मतलब कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है और कहाँ पे शैल वर्ड है। तो शैल में कोई डिस्क्रिशन कोर्ट के पास नहीं होती, उसे मैंडेटरी होता है। जैसे क्लॉज सेक्शन 12 में भी शैल वर्ड है, 13 में भी शैल है, 14th में भी शैल है, तो मैंडेटरी है कोर्ट के लिए। अब 15 का जो क्लॉज 1 है, जैसे कई केसेस में होता है केस इंस्टीट्यूट करने से पहले आपको एक नोटिस देना पड़ता है, तो जो वो नोटिस का टाइम है ना वो भी एक्सक्लूड किया जाता है। जैसे आपने गवर्नमेंट के खिलाफ केस करना है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा 2 मंथ्स का, तो वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड किया जाता है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन हैज़ बीन स्टेड बाय अ इंजंक्शन, यहाँ तो आपका स्टे लगा हुआ है। The time of the continuance of such injunction or order it was issued, it was withdrawn shall be excluded। जिस दिन वो इंजंक्शन मतलब स्टे हुआ उस दिन जो पीरियड और जो लास्ट डे शैल बी एक्सक्लूडेड। और क्लॉज 2 बात करता है वे इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर विच नोटिस हैज़ बीन गिवन और विच प्रीवियस कंसेंट और सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। अब किसी केस में नोटिस देना जरूरी है या सेंक्शन लेनी गवर्नमेंट की जरूरी है, तो जो टाइम उस प्रोसेस में लगा, नोटिस में लगा या सेंक्शन लेने में लगा, शैल बी एक्सक्लूडेड। द पीरियड ऑफ सच नोटिस और द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग कंसेंट शैल बी एक्सक्लूडेड, तो उसे एक्सक्लूड करना जरूरी है। क्लॉज 5 क्या कहता है? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज़ बिन एबसेंट फ्रॉम इंडिया। अब डिफेंडेंट इंडिया में है ही नहीं, he has been absent from India or from the territories outside India under the administration of the central government shall be excluded। अब आपके पास कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और डिफेंडेंट इंडिया ही नहीं है, तो वो पीरियड जब जो जितना पीरियड वो इंडिया से एब्सेंट रहेगा वो एक्सक्लूड होगा। अब सेक्शन 17 इज इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। तो फ्रॉड और मिस्टेक का क्या इफेक्ट होता है? where in case any suit or application for which period of limitation is prescribed by that, suit या application is based upon the fraud of the defendant, सूट या एप्लीकेशन बेस्ड है फ्रॉड के ऊपर, या नॉलेज ऑफ द राइट और टाइटल इज फाउंडेड इज कंसील्ड बाय द फ्रॉड, जो टाइटल है या राइट है वो कंसील्ड कर लिया गया है, या सूट या एप्लीकेशन इज फ्रॉम रिलीफ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ मिस्टेक। अब एक मिस्टेक हुई है उसके कॉन्सिक्वेंसेज को डील करने के लिए एक सूट फाइल किया गया है, या यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट नेसेसरी है टू एस्टेब्लिश द राइट, उसे भी कंसील कर लिया गया है। तो इन केसेस में क्या होगा? इन 4 केसेस में, तो इन 4 केसेस में ये होगा टाइम विल नॉट बिगिन टू रन, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट बिगिन टू रन। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन चलना ही स्टार्ट नहीं होगा। कब तक नहीं चलना स्टार्ट होएगा? जब तक कि प्लेंटिव डिस्कवर नहीं कर लेता फ्रॉड, या जो डॉक्यूमेंट छुपाया गया था वो उसे मिल नहीं जाता। अब क्लॉज 2 किस चीज़ से डील करता है? जहाँ पे एक जजमेंट डेटर को फ्रॉड या फोर्स द्वारा उसकी एग्जीक्यूशन प्रिवेंट कर ली गई, वेयर अ जजमेंट डेटर बाय फोर्स और फ्रॉड, फोर्स द्वारा और फ्रॉड द्वारा प्रिवेंटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन एक्सटेंड द पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन। तो जहाँ पे एक जजमेंट डेटर को फोर्स या फ्रॉड द्वारा उसकी एग्जीक्यूशन प्रिवेंट कर लेगी, फिर जब वो सब्सिक्वेंटली एप्लीकेशन लगाता है तो कोर्ट एक्सटेंड कर सकता है। पर प्रोवाइडेड क्या है? वो एप्लीकेशन शुड बी मेड विद इन अ ईयर ऑफ डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड। तो ये जैसे ये वर्ड्स है ना, विद इन अ ईयर, फ्रॉड, फोर्स, इनको आप प्लीज़ अच्छे से देखिए, ये पीटी में पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन पीटी के बनते हैं। अब सेक्शन 18 एंड 19 आर वेरी इंपॉर्टेंट।
इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, जहाँ पे आपने एक्नॉलेजमेंट कर ली किसी चीज़ की तो उसका क्या इफेक्ट होता है। यू एक्नॉलेज्ड योर लाइबिलिटी, मुझे तुझे पैसे देने हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है, वो सेक्शन 18 बताता है। वेयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड, तो एक्सपायरी से पहले, द वर्ड बिफोर, वेयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड फॉर सूट एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी, तो एक्नॉलेजमेंट लाइबिलिटी की गई है। हैज़ बीन मेड इन राइटिंग एंड साइंड, तो एक वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है बिफोर, फिर क्या है एक्नॉलेजमेंट, फिर थर्ड क्या है आपका राइटिंग और साइंड द्वारा की गई है। अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट व्हेन एक्नॉलेजमेंट वाज सो साइंड, तो इस केस में फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेशन स्टार्ट होगा और किस दिन से होगा, जिस दिन वो एक्नॉलेजमेंट साइन किया गया था। तो इस सेक्शन को अपने क्या है ये सेक्शन, जहाँ पे एक्सपायरी प्रेस्क्राइब पीरियड की एक्सपायरी से पहले आपने एक्नॉलेज कर लिया अपनी लाइबिलिटी को राइटिंग और साइंड में, तो उस केस में फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होगा जब से आपने वो राइटिंग, जब से वो आपने एक्नॉलेजमेंट साइन की थी। जहाँ पे वो राइटिंग, वेयर द राइटिंग कंटेनिंग एन एक्नॉलेजमेंट इज अनडेटेड, उस पर एक्नॉलेजमेंट पे कोई डेट नहीं है, तो ओरल एविडेंस मे बी गिवन, उसका ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। अब द वर्ड साइंड क्या मीन है, वो खुद के साइन हो या एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ। अब सेक्शन 18 तो कहता है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, आपने अपनी लाइबिलिटी एक्नॉलेज कर ली, और सेक्शन 19 बताता है अगर आपने पार्ट पेमेंट कर दी, सपोजिटली आपको 1,00,000 रुपया देना था किसी का और आपने 10,000 दे दिया, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। वेयर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और इंटरेस्ट, तो आपने पेमेंट, कुछ पेमेंट की, इज़ मेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड की एक्सपायरी से आपने पहले पेमेंट की, द पर्सन बाय द पर्सन लाइबल टू पे द डेट, अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डे व्हेन पेमेंट वाज मेड, जिस दिन आपने पेमेंट की उसी दिन से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट होगा। तो सेक्शन 18 में क्या था, अगर आपने एक्नॉलेज की अपनी लाइबिलिटी तो जिस दिन से आपने साइन किया तब से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा। सेक्शन 19 कहता है अगर आपने पार्ट पेमेंट की अपने डेट की, तो जिस दिन आपने पार्ट पेमेंट की उस दिन से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट किया जाएगा। अब सेक्शन 21 जो एक्सप्रेशन एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड है उसका क्या मतलब है, इंक्लूड्स हिज लॉफुल गार्डियन, उसका लॉफुल गार्डियन, कमेटी, मैनेजर और एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड बाय सच गार्डियन, कमेटी और मैनेजर। अब सेक्शन 21 डील करता है जहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट हो गया है और उसके बाद एक नया प्लेंटिफ या एक नया डिफेंडेंट ऐड किया जाता है, तो उस केस में एज रिगार्ड्स हिम केस का इंस्टीट्यूशन कब माना जाएगा, उसके खिलाफ केस कब इंस्टीट्यूट हुआ था, तो ये कब माना जाएगा। तो द जनरल रूल इज जिस दिन वो पार्टी बनाया गया था उस दिन से उसके खिलाफ वो केस का इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। तो क्लॉज 1 ये प्रोवाइड करता है, वेयर आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट अ न्यू प्लेंटिफ या डिफेंडेंट इज सब्सटीट्यूटेड एडेड, या तो वो उसे सब्सटीट्यूट किया गया है या ऐड किया गया है, द सूट शैल एज रिगार्ड्स हिम, तो द सूट एज शैल रिगार्ड हिम ओनली, नॉट अदर डिफेंडेंट्स और अदर प्लेंटिफ्स, बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वाज मेड अ पार्टी, तो जिस दिन उसे ऐड किया गया या सब्सटीट्यूट किया गया तो सूट एज रिगार्ड्स हिम उसी दिन माना जाएगा जिस दिन उसे एक पार्टी बनाया गया। अब प्रोवाइजो कहता है जो ये मिस्टेक थी ना, इट वाज मेड इन अ गुड फेथ, अब उसे पार्टी तो डे 1 से बनाना चाहिए था पर आपने नहीं बनाया, बाद में आपने एप्लीकेशन की और आपकी ये जो मिस्टेक है इट वाज इन अ गुड फेथ, तो कोर्ट में डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन एनी अर्लियर डेट, तो कोर्ट सूट एज रिगार्ड्स हिम कोर्ट डीम कर सकता है इट वाज इंस्टीट्यूटेड ऑन एनी अर्लियर डेट, कोर्ट उसको रिलेट बैक भी कर सकता है, तो ये प्रोवाइजो प्रोवाइड करता है। अब क्लॉज 2 कहता है जो क्लॉज 1 है ना, इट शुड नॉट अप्लाई जहाँ पे एक पार्टी ऐड या सब्सटीट्यूट की गई है ड्यू टू असाइनमेंट, डेवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट और वेयर प्लेंटिफ इज मेड अ डिफेंडेंट और डिफेंडेंट इज मेड अ, जहाँ पे ट्रांसपोजिशन होगी या पार्टीज़ की, इंटरेस्ट डिवॉल्व हो गया है आगे आगे, या आपने असाइन कर दिया है, मतलब आपने अपने जैसे आपने प्रॉपर्टी बेच दी है तो उसमें जो आ गया है तो उस केस में क्लॉज 1 नहीं लगेगा। नाउ सेक्शन 22 इन केस ऑफ अ कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच, जहाँ पे कॉन्टीन्यूस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्टीन्यूस टॉर्ट है तो उस केस में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है इट बिगिंस टू रन एट एवरी मोमेंट ड्यूरिंग विच द टॉर्ट और द ब्रीच कॉन्टिन्यूज। नाउ सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट जो ऑल इंस्ट्रूमेंट शैल पर्पज ऑफ दिस एक्ट बी डीम टू विद रेफरेंस टू
ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग ही सारी कैलकुलेशंस होंगी, ये सेक्शन 24 प्रोवाइड करता है, तो प्लीज़ ये याद रखिएगा। नाउ सेक्शन 27, at the determination of the period limited to for a person for instituting a suit for possession of any property, आप किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन लेने के, वापस लेने के लिए उसका एक जो टाइम पीरियड है अगर वो टर्मिनेट हो गया है तो आपका जो राइट टू सच प्रॉपर्टी है वो भी एक्सटिंग्विश हो जाता है, ये सेक्शन 27 कहता है। आपकी प्रॉपर्टी थी, किसी ने उसे फोर्सफुली उस पर पोजेशन ले लिया और आपको पोजेशन वापस लेने के लिए एक टाइम पीरियड होता है, आप इतने टाइम पीरियड में आप दोबारा केस करके उनसे पोजेशन दोबारा ले सकते हो। वो पोजेशन रिकवर करने का जो टाइम था वो एक्सपायर हो गया है, तो अगर वो एक्सपायर हो गया तो आपका राइट है ना जो उस प्रॉपर्टी का, वो भी एक्सपायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा, तो ये सेक्शन 27 बताता है। नाउ सेक्शन 29 इज सेविंग क्लॉज, तो ये एक्ट शैल नॉट अफेक्ट सेक्शन 25 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो सेक्शन 25 प्लीज डू रिमेंबर। क्लॉज 3 प्रोवाइड करता है दैट दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट मैरिज एंड डिवोर्स, तो मैरिज और डिवोर्स पे ये एक्ट नहीं लगेगा। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू मैरिज एंड डिवोर्स, नथिंग इन शैल अप्लाई टू एनी सूट और प्रोसीडिंग्स अंडर सच लॉ, तो लिमिटेशन एक्ट मैरिज और डिवोर्स पे नहीं लगेगा। नाउ सेक्शन 31, अब सेक्शन 31 कहता है, जैसे 1 जनवरी 1964 को लिमिटेशन एक्ट नए वाला अमेंडेड आया था, तो जो पुराना एक्ट में जो टाइम्स थे वो अगर एक्सपायर हो गए हैं तो नया एक्ट एनेबल नहीं करता, अभी आप नए एक्ट के अकॉर्डिंग भी केस कर दो। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अनेबल एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन टू बी इंस्टीट्यूटेड फॉर विच पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइडेड बाय 1908 एक्ट एक्सपायर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ, तो 1908 के एक्ट के अकॉर्डिंग उसका टाइम एक्सपायर हो गया है और ये एक्ट की कमेंसमेंट से पहले हो गया है, तो अब आप नए एक्ट के अकॉर्डिंग केस नहीं कर सकते और ना ही ये अफेक्ट करेगा कोई पेंडिंग सूट या एप्लीकेशन को। नाउ लेट्स कम टू शेड्यूल, तो शेड्यूल में ऑलरेडी अपने डिस्कस किया था, इसमें 3 डिवीजन्स हैं। तो फर्स्ट डिवीज़न है जो वो डील करता है सूट से, तो इट बेसिकली प्रोवाइड्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट्स। तो आप ऊपर पढ़िए डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट, तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट कॉलम है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट दिया गया है। सेकंड में दिया गया पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है, 6 मंथ्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर, 12 ईयर्स, 30 ईयर्स कितना है, और थर्ड में दिया गया है टाइम फ्रॉम विच सच पीरियड बिगिंस टू, किस दिन से वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन की जो कैलकुलेशन है किस दिन से स्टार्ट होगी। तो कॉलम फर्स्ट में सूट की डिस्क्रिप्शन है, कॉलम 2 में टाइम प्रोवाइडेड है, थर्ड में कब से वो काउंटिंग स्टार्ट की जाएगी। तो जो इसका पार्ट फर्स्ट है वो काउंट से डील करता है, इसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑल 5 सूट्स में 3 ईयर ही है। अब कॉन्ट्रैक्ट्स है, जैसे इसमें सबके अलग अलग लिए हैं। प्राइस ऑफ अ लॉजिंग, आप होटल में रहे हैं लॉजिंग के, उसके 3 साल, और व्हेन द प्राइस बिकम्स पेबल। तो ये प्लीज़ आप ये जितने भी डिस्क्रिप्शन आर्टिकल्स हैं ना, इनको प्लीज़ गो थ्रू होइएगा 1 बाय 1, और आप ये पीटी में काफ़ी पूछे जाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं करता चलूँगा। तो जो अकाउंट से रिलेटेड है उनमें सभी में 3 ईयर्स प्रोवाइडेड है। नाउ फॉर अ सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो केस है उसे आप 3 ईयर्स में कर सकते हो। टू डिक्लेयर फॉर्जरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट 3 ईयर्स में कर सकते हो, कोई भी डिक्लेरेशन के लिए आप 3 ईयर्स में कर सकते हो। अब डिक्रीज और इंस्ट्रूमेंट के केस में क्या कर सकते हो, आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैंसिल या सेट असाइड करना है 3 ईयर्स कर सकते हो आप। आपने प्रॉपर्टी रिडीम करनी है, रिकवर करनी है, 30 ईयर्स में कर सकते हो। मॉर्टगेजी ने अगर फोरक्लोज करवानी है तो 30 ईयर्स में कर सकता है, अगर उसे पोजेशन लेनी है तो 12 ईयर में कर सकता है। अब लैंडलॉर्ड टू रिकवर पोजेशन फ्रॉम अ टेनेंट, अब टेनेंट से उसने अपनी पोजेशन रिकवर करनी है, वो कितने ईयर में, 12 ईयर में से। और ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा, जहाँ पे टेनेंसी जिस टाइम ख़त्म हुई। अब सूट्स मूवेबल प्रॉपर्टी के क्या होगा, 3 ईयर्स 3 ईयर्स 3 ईयर्स में कर सकते हो। अब टॉर्ट्स के केसेस में क्या कर सकते हो, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के केस में आप 1 साल में केस कर सकते हो। मलेशियस प्रोसिक्यूशन में 1 साल कर सकते हो आप। काफ़ी टॉर्ट्स हैं, टॉर्ट्स 1 ईयर भी हैं, 2 ईयर भी हैं, 3 ईयर भी हैं। ऑब्स्ट्रक्टिंग अ वाटर कोर्स और वाटर वे 3 ईयर्स में कर सकते हो। ट्रेसपास इमूवेबल प्रॉपर्टी 3 ईयर्स में कर सकते हो।
अब ट्रस्ट और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में क्या है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 12 ईयर में कर सकते हो, मूवेबल है तो 3 ईयर्स में कर सकते हो। प्रीएम्पशन के सूट में 1 ईयर में कर सकते हो आप। बाय अ हिंदू फॉर मेंटेनेंस के लिए आप 3 ईयर्स में कर सकते हो। हेरिडिटरी ऑफिस की पोजेशन के लिए 12 ईयर में कर सकते हो आप। अब सेक्शन 113 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो प्रोवाइड करता है जहाँ एक कोई भी सूट जहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइडेड ही नहीं है तो उस केस में 3 ईयर्स है। 113 इज़ अ रेजिडरी प्रोविजन, जहाँ कोई भी सूट जहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं प्रोवाइडेड तो 3 ईयर्स में आप उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 ईयर्स है। अब जो सेकंड डिवीजन है इट टॉक्स अबाउट अपील्स, तो आप अपील्स कितने दिन में कर सकते हो। एक्विटल की आप 90 डेज़ में कर सकते हो। देन योर CPC में आप हाई कोर्ट जाना है तो 90 डेज़ में जाओगे, अदर कोर्ट में आप 30 डेज़ में जाओगे, है ना। और जो थर्ड डिवीज़न है ये एप्लीकेशंस के बारे में है। तो समरी प्रोसीजर में एप्लीकेशन के लिए जो आप लीव टू सू अप्लाई कर सकते हो वो 10 डेज़ में कर सकते हो। सेट असाइड एन अबेटमेंट, अबेटमेंट को सेट असाइड करने के लिए आप 60 डेज़ कर सकते हो। टू सेट असाइड अ डिक्री पास्ट एक्स पार्टे तो आप 30 डेज़ में अप्लाई कर सकते हो। रिव्यू के लिए आप 30 डेज़ में फाइल कर सकते हो। रिवीजन के लिए आप 90 डेज़ में फाइल कर सकते हो 131। तो ये प्लीज़ आप सारे क्लॉज ही देखिएगा, 124 रिव्यू, 131 रिवीजन। अब मैंडेटरी इंजंक्शन की जो डिक्री को इन्फोर्स करने के लिए आप 3 ईयर्स में कर सकते हो। किसी भी डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए आप 12 ईयर्स कर सकते हो। अब कोई भी एप्लीकेशन जहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइडेड ही नहीं है तो आप 3 ईयर्स में कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिमिटेशन एक्ट। अपनों ने लिमिटेशन एक्ट के बेरक की अच्छे से रिवीजन की है एंड होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विद योर फेलो को स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू सो मच।